ईडी फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर जेबी गुप्ता बुक एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज। अगर एयर गैप इंक्रीज करता है इंडक्शन मोटर में, तो एयर गैप मतलब स्टेटर रोटर के बीच जो एयर गैप होता है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इंडक्शन मोटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला बोल रहा है इट्स स्पीड विल रिड्यूस, दूसरा बोल रहा है इट्स इफिशियंसी विल इम्प्रूव, सी बोल रहा है इट्स पावर फैक्टर विल रिड्यूस, डी बोल रहा है इट्स ब्रेकडाउन टॉर्क विल रिड्यूस। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे कि अगर एयर गैप इंक्रीज करता है, स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप इंक्रीज करता है तो रिलक्टेंस इंक्रीज कर जाता है। अगर रिलक्टेंस इंक्रीज करता है तो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट भी इंक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिलक्टेंस इज इक्वल टू होता है MMF बाई फाई, और MMF होता है N इंटू आई बाई फाई। अगर रिलक्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो भी बढ़ जाएगा। अगर मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ता है तो इसका असर पावर फैक्टर पर पड़ता है। कैसे, ये हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग फेजर डायग्राम के जरिए देखेंगे। ये हमारा वाई एक्सिस है जहाँ पर ई है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है जहाँ पर फाई है, और यहाँ पर कोर करंट होता है, और यहाँ पर हमारा होता है मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट जो मिलता है वो हमें देता है नो लोड करंट। ठीक है। अब ये पावर फैक्टर जो होगा हमारा वो इस थीटा पर डिपेंड करेगा। तो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होगा? कोस थीटा। अगर थीटा बढ़ेगा तो पावर फैक्टर घटेगा, अगर थीटा घटेगा तो पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ा देते हैं। अब एज्यूम कर लेते हैं कि मैग्नेटाइजिंग करंट ये है। ठीक है। कोर करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो दिख रहा है कि जो हमारा एंगल है ई और आई नोट के बीच वो इंक्रीज कर जा रहा है, थीटा इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है। अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। थीटा के इंक्रीज करने पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी बोल रहा है कि इट्स इफिशियंसी विल इम्प्रूव, तो हमने देखा कि जो इफिशियंसी वो डिक्रीज करेगा, मतलब घटेगा, ना कि इम्प्रूव होगा, क्योंकि पावर फैक्टर हमारा घट जा रहा है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। अगर हम एक ही हो रहा है इट्स स्पीड विल रिड्यूस, तो स्पीड के साथ कोई रिलेशन नहीं है एयर गैप का, तो ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी बोल रहा है इट्स पावर फैक्टर विल रिड्यूस, तो हाँ, पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा हमने अभी जस्ट देखा कि कैसे पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। डी बोल रहा है इट्स ब्रेकडाउन टॉर्क विल रिड्यूस, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर इन एन इंडक्शन मोटर इन्फ्लुएंस द मैग्नेटिक रिएक्टेंस टू द मैक्सिमम स्टैंड्स। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन सा पैरामीटर है इन सभी में से जो प्रभावित करता है इंडक्शन मोटर को मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस के बढ़ने से। कौन सा पैरामीटर है जो प्रभावित होता है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस के मैक्सिमम होने से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी बोल रहा है रेडियल लेंथ ऑफ एयर गैप, तो ये हमारा प्रभावित होता है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस के बढ़ने से। क्या होता है? हमने पढ़ा था कि जब अगर एयर गैप जो है स्टेटर रोटर के बीच अगर इंक्रीज करता है तो हमारा रिलक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और रिलक्टेंस इंक्रीज करता है तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी इंक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से हमारा जो पावर फैक्टर है वो डिक्रीज कर जाता है। यही कारण है कि मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस अगर मैक्सिमम हो जाता है तो हमारा जो लेंथ ऑफ एयर गैप जो है वो प्रभावित होता है इंडक्शन मोटर का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन एन इंडक्शन मोटर द एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी इज यूजुअली केप्ट लो सो एज टू। क्वेश्चन बोल रहा है इंडक्शन मोटर के एयर गैप जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको कम रखा जाता है। पहला ऑप्शन गिवन है इम्प्रूव इफिशियंसी, इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी कम रखा जाता है। दूसरा बोल रहा है इम्प्रूव पावर फैक्टर, सी बोल रहा है रिड्यूस मशीन कॉस्ट, डी बोल रहा नन ऑफ द अबव।
तो हम लोग एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी जो होता है उसको कम रखने का मेन रीजन होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। अगर एयर गैप डेंसिटी कम है मीन्स क्या, एयर गैप हमारा क्या है, कम है। अगर एयर गैप कम है तो मीन्स क्या कि हमारा रिलक्टेंस कम है, और रिलक्टेंस कम है तो मैग्नेटाइजिंग करंट कम है, और मैग्नेटाइजिंग करंट कम है तो हमारा ई और रिजल्टेंट करंट के बीच जो एंगल है वो कम है। अगर वो कम है तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, तो इम्प्रूव पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी को कम रखा जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ स्क्वायर इंडक्शन केग मोटर इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्क्वायर केग इंडक्शन मोटर के लिए इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन गिवन है इट हैज नो कम्यूटेटर एंड नो स्लिप रिंग। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर केग इंडक्शन मोटर होता है उसमें ना तो कोई कम्यूटेटर होता है ना ही कोई स्लिप रिंग होता है। लेकिन वही हम बात करें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तो उसमें हम लोग 3 स्लिप रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन स्क्वायर केग इंडक्शन मोटर में ना ही स्लिप रिंग होता है ना ही कम्यूटेटर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट बोला गया वो सही है। बी बोल रहा है इट इज प्रोवाइडेड विथ केग रोटर विच इज सिंपल रबस एंड ऑलमोस्ट इंस्ट्रक्सिबल इन कंस्ट्रक्शन। बोला जा रहा है कि जो स्क्वायर केग इंडक्शन मोटर है इसमें जो हम रोटर प्रोवाइड करते हैं वो केग रोटर होता है, और ये बहुत ही सिंपल होता है, रबस होता है और ऑलमोस्ट इंस्ट्रक्सिबल इन कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये भी हमारा बी जो ऑप्शन बोल रहा है ये भी सही है। सी बोल रहा है इट हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वायर केग इंडक्शन मोटर में यही डिफरेंस होता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, वही अगर हम बात करें स्क्वायर केग इंडक्शन मोटर का तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क पुअर होता है। यही वजह है कि स्क्वायर केग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए हम लोग डीप बार या फिर डबल केग रोटर का इस्तेमाल करते हैं। डी बोल रहा ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडक्शन मोटर आर ऑफ दिस टाइप। तो हाँ, स्क्वायर केग इंडक्शन मोटर के टाइप स्क्वायर केग इंडक्शन मोटर ही जनरली यूज किया जाता है। 90% ऑफ इंडक्शन मोटर जो होता है वो स्क्वायर केग टाइप इंडक्शन मोटर होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ वुंड रोटर इंडक्शन मोटर कैन बी डिस्टिंग्यूज्ड फ्रॉम अ स्क्वायर केग इंडक्शन मोटर बाय। बोला जा रहा है एक वुंड रोटर इंडक्शन मोटर है और स्क्वायर केग इंडक्शन मोटर है, उन दोनों में डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाएगा, कैसे हम पता करेंगे एक स्क्वायर केग इंडक्शन मोटर है और दूसरा वुंड रोटर इंडक्शन मोटर है, कैसे हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला ऑप्शन गिवन है प्रेजेंट ऑफ स्लिप रिंग, बी बोल रहा है साइज ऑफ फ्रेम, सी बोल रहा है शाफ्ट डायमीटर, डी बोल रहा है एनी ऑफ द अबव। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है और स्क्वायर केग इंडक्शन मोटर है दोनों में यही डिफरेंस होता है कि एक में स्लिप रिंग यूज होता है और एक में स्लिप रिंग यूज नहीं होता है। तो हम इनसे प्रेजेंट ऑफ स्लिप रिंग के हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये अगर स्लिप रिंग प्रेजेंट है मतलब वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, अगर स्लिप रिंग प्रेजेंट नहीं है तो वो स्क्वायर केग इंडक्शन मोटर है। फ्रेम और शाफ्ट डायमीटर से हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि कौन स्क्वायर केग है और कौन वुंड रोटर इंडक्शन मोटर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर इंडक्शन मोटर नॉर्मली, पहला ऑप्शन गिवन है द स्टेटर वाइंडिंग is connected to a AC supply and the rotor winding is short circuited। पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि स्टेटर वाइंडिंग जो है वो AC सप्लाई से कनेक्टेड होता है और रोटर वाइंडिंग जो होता है शॉर्ट सर्किटेड होता है। बी बोल रहा है द रोटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू AC सप्लाई एंड द स्टेटर वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड। बी बोल रहा है कि रोटर वाइंडिंग जो है वो AC सप्लाई से कनेक्टेड होता है और रोटर को हम लोग शॉर्ट सर्किटेड करते हैं। सी बोल रहा है बोथ द स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग आर कनेक्टेड टू AC सप्लाई। डी बोल रहा है स्टेटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू AC सप्लाई एंड रोटर वाइंडिंग टू DC सप्लाई। तो हम जानते हैं कि जो कंडीशन बता रहा ऑप्शन डी का वो जनरली सिंक्रोनस मोटर में ऐसा होता है। सिंक्रोनस में हम लोग क्या करते हैं सिंक्रोनस मशीन में कि हम लोग स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं, AC 3 फेज सप्लाई देते हैं, वही हम रोटर को DC सप्लाई देते हैं, इसीलिए सिंक्रोनस मशीन को डबली एक्साइटेड मशीन कहते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है इंडक्शन मोटर के संदर्भ में। अब हम आते हैं ऑप्शन सी की ओर। ये बोल रहा है कि बोथ स्टेटर और रोटर वाइंडिंग को हम लोग ऐसे सप्लाई देते हैं, तो नहीं, हम लोग सभी जानते हैं कि जो इंडक्शन मोटर होता है वो सिंगली एक्साइटेड
मोटर होता है। तो सिंगली एक्साइटेड मोटर है, इसका मतलब यह है कि या तो हम स्टेटर या तो रोटर इनमें से किसी एक में हम लोग सप्लाई देते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बी, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन बी की ओर आते हैं। द रोटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई एंड स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टेटर वाइंडिंग में हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं और रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड होता है, क्योंकि रोटर वाले जो पार्ट होते, रोटर जो है वही रोटेट करता है। तो ये ऑप्शन बी भी जो है करेक्ट नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बोल रहा है द स्टेटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई एंड द रोटर वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। स्टेटर वाइंडिंग जो है एसी सप्लाई से कनेक्टेड होता है और रोटर वाइंडिंग जो होता है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है। अब सवाल उठता है कि हम रोटर के वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किटेड क्यों करते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम 3 फेज सप्लाई स्टेटर में देते हैं तो स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड में, ठीक है, जो रोटर के स्टेशनरी कंडक्टर को कट करता है और उसमें क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके वजह से उसमें करंट फ्लो करता है और उसके बाद टॉर्क प्रोड्यूस होता है और टॉर्क की वजह से रोटर रोटेट करता है। अगर आप रोटर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किटेड नहीं करेंगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं कर, रोटर के वाइंडिंग में करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमारा रोटर रोटेट नहीं करेगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर रोटर को शॉर्ट सर्किटेड नहीं किया जाए तो क्या हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसका रोटर रोटेट करेगा? तो नहीं, क्योंकि उसमें टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो रोटर रोटेट नहीं करेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 फेज 4 पोल स्क्वायर किक इंडक्शन मोटर हैज 36 स्टेटर एंड 28 रोटर स्लॉट्स। ठीक है, स्टेटर में स्लॉट जो है वो 36 है और रोटर में जो स्लॉट्स है 28 है। ठीक है, द नंबर ऑफ फेज इन द रोटर, हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ फेज इन द रोटर। तो रोटर में कितना फेज होगा? तो वो होगा 3। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि स्लॉट पर पोल बताइए, रोटर का स्लॉट पर पोल, तो हमारा आंसर होता है 28 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 7। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होता है, लेकिन हमसे पूछा गया नंबर ऑफ फेजेज इन द रोटर, तो वो होगा 3। ठीक है, अब सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर हमने जो देखा कि स्टेटर का स्लॉट और रोटर का स्लॉट डिफरेंट है, वही अगर हम पोल की बात करें तो स्टेटर में जितने पोल होते हैं उतने ही रोटर में पोल होते हैं। अगर मान लीजिए स्टेटर में 4 पोल है तो रोटर में उतने ही पोल इम्बिल्ड हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें स्टडी टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारा नंबर ऑफ पोल सेम नहीं रहेगा स्टेटर रोटर में तो स्टडी टॉर्क हमें प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर स्टेटर स्लॉट्स और रोटर स्लॉट्स डिफरेंट रखने का मेन रीजन होता है मैग्नेटिक लॉकिंग टेंडेंसी को रिड्यूस करना। इसलिए हमेशा जो स्टेटर और रोटर के जो स्लॉट्स होते हैं वो इंटीजर मल्टीपल होते हैं, इंटीजर मल्टीपल नहीं होते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर स्टेटर और रोटर के स्लॉट इंटीजर मल्टीपल नहीं होते तो हम कॉगिंग इफेक्ट को भी रिड्यूस कर पाते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग इफेक्ट को भी रिड्यूस कर पाते हैं। तो ये सभी एडवांटेज है स्टेटर और रोटर के स्लॉट्स डिफरेंट होने पर। और ध्यान रखिएगा कि स्टेटर रोटर का स्लॉट कभी भी मल्टीपल इंटीजर नहीं होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रोटर स्लॉट आर स्लाइटली अस्क्यू इन स्क्वायर किक इंडक्शन मोटर। पहला ऑप्शन गिवन है। हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर किक इंडक्शन मोटर होता है उसका जो रोटर होता है, रोटर स्लॉट्स होते हैं वो अस्क्यू होते हैं, मतलब तिरछे होते हैं, थोड़ा इस टाइप का बना होता है। ठीक है, मतलब पैरेलल नहीं होते हैं। इसका क्या रीजन है? पहला बोल रहा है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ रोटर बार, रोटर बार के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया जाता है। दूसरा बोल रहा है रिड्यूस द मैग्नेटिक हम एंड लॉकिंग टेंडेंसी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। हम लोग अस्क्यू करते हैं मैग्नेटिक हम और लॉकिंग टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए। लॉकिंग टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए ही हम लोग जो स्टेटर रोटर में जो स्लॉट्स यूज करते हैं वो मल्टीपल इंटीजर नहीं होता है। तो कॉगिंग इफेक्ट को हम रिड्यूस करने के लिए हम स्टेटर रोटर के स्लॉट्स को मल्टीपल इंटीजर नहीं रखते। दूसरा हम लोग रोटर के जो स्लॉट्स है उसको एक्सक्यू कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा कॉगिंग इफेक्ट रिड्यूस होता है और कॉगिंग इफेक्ट रिड्यूस होने की वजह से हमारा मैग्नेटिक हम भी रिड्यूस होता है और लॉकिंग टेंडेंसी जो रोटर में होता है वो भी रिड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। सी बोल रहा है इकोनोमाइज ऑन द कॉपर टू बी यूज। डी बोल रहा है प्रोवाइड इजी ऑफ फैब्रिकेशन। तो ये सभी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब अस्क्यू होने से एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर हम रोटर के स्लॉट्स को अस्क्यू कर देते हैं तो वो क्या होता है, स्टेटर स्लॉट्स जो होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं रोटर के स्लॉट से, जिसके वजह से क्या होता है वहां पे बहुत ही ज्यादा लीकेज रिएक्टेंस होता है, मोर लीकेज रिएक्टेंस, और जिसके वजह से स्टार्टिंग और मैक्सिमम जो टॉर्क होते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो बहुत ही कम होता है।
तो ये हमारा डिसएडवांटेज है अस्क्यू करने से। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अस्क्यू ऑफ रोटर इन अ 3-phase स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर रिड्यूस। अगर हम 3-phase स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के रोटर को अस्क्यू करते हैं तो क्या रिड्यूस करता है? पहला ऑप्शन गिवन है नॉइज, पैरासिटिक टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, पुल आउट टॉर्क। बी बोल रहा है नॉइज, पैरासिटिक टॉर्क बट इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क एंड पुल आउट टॉर्क। सी बोल रहा है नॉइज एंड पुल आउट टॉर्क बट इंक्रीज पैरासिटिक टॉर्क एंड स्टार्टिंग टॉर्क। तो हमने जस्ट अभी बताया कि जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है अस्क्यू करने से। ये डिसएडवांटेज है रोटर को अस्क्यू करने का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो भी गलत होगा और ऑप्शन सी भी बोल रहा है कि इंक्रीज करता है, तो ये भी गलत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही बच जाता है जो करेक्ट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मतलब अगर हम अस्क्यू करते हैं तो नॉइस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, पैरासिटिक टॉर्क को रिड्यूस कर सकते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क को रिड्यूस कर सकते हैं और पुल आउट टॉर्क को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें रिड्यूस हो जाते हैं रोटर को अस्क्यू करने पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अस्क्यू ऑफ रोटर स्लॉट इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर में। अगर हम रोटर के स्लॉट्स को अस्क्यू करते हैं 3-phase इंडक्शन मोटर में तो पहला इंट्रोड्यूस द एडिशनल लीकेज रिएक्टेंस। टू बोल रहा है एलिमिनेट द स्लॉट्स हार्मोनिक। तो हमने जस्ट पहले बताया क्वेश्चन में कि अस्क्यू करने से रोटर में एक डिसएडवांटेज जो ये होता है कि लीकेज रिएक्टेंस मोड हो जाता है। तो इंट्रोड्यूस द एडिशनल लीकेज रिएक्टेंस, ये सही बात है। और एलिमिनेट द स्लॉट हार्मोनिक, तो जी हाँ, अगर हम अस्क्यू करते हैं रोटर के स्लॉट्स को तो हमारा जो स्लॉट्स हार्मोनिक है वो एलिमिनेट होता है। अब स्लॉट हार्मोनिक रिड्यूस होता है तो क्रोलिंग जो इफेक्ट होता है वो भी रिड्यूस होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो क्रोलिंग इफेक्ट होता है वो जनरली स्लॉट हार्मोनिक्स के वजह से होता है। क्रोलिंग इफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा स्पीड है n/s हो जाता है। ठीक है, ये होता है क्रोलिंग इफेक्ट। ये जनरली स्लॉट हार्मोनिक की वजह से होता है। तो अस्क्यू करने से हमारा एक एडवांटेज यहाँ मिल रहा है कि हमारा स्लॉट हार्मोनिक एलिमिनेट हो जा रहा है। दूसरा डिसएडवांटेज मिल रहा है कि हमारा लीकेज रिएक्टेंस ऐड हो जा रहा है, मतलब मोर लीकेज रिएक्टेंस प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बोथ 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द correct statement in a 3-phase induction motor the resultant flux is of a constant nature and is पहला ऑप्शन गिवन है equal to the phi m where phi m is the maximum flux due to any phase। B बोल रहा 1.5 times the maximum value of the flux due to any phase। C बोल रहा है कि √3/2 times maximum value flux due to any phase। डी बोल रहा है 3 phi m। तो हम लोग जानते हैं 3-phase इंडक्शन मोटर का जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है जिसको हम बोलते हैं नेट फ्लक्स, वो हमारा 3/2 टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स होता है 3-phase सिस्टम में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा 1.5 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स ड्यू टू एनी फेज। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डेट ऑफ। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3-phase इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। पहला ऑप्शन गिवन है सिंक्रोनस मोटर, दूसरा बोल रहा है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, सी बोल रहा है ट्रांसफार्मर विद अ शॉर्टेड सेकेंडरी, डी बोल रहा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑपरेशन जो होता है 3-phase इंडक्शन मोटर का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ट्रांसफार्मर विद शॉर्टेड सेकेंडरी। अगर ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी के टर्मिनल को शॉर्टेड कर देंगे तो इसका जो प्रिंसिपल ऑपरेशन होगा सेम होगा 3-phase इंडक्शन मोटर की तरह। यही वजह है कि 3-phase इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। ये दोनों ही सेम ही प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, बस इन दोनों में फर्क यही है कि जो ट्रांसफार्मर है वो स्टैटिक डिवाइस है और जो हमारा इंडक्शन मोटर है वो रोटेटिंग डिवाइस है, इसमें रोटर रोटेट करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रोटर ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज डेट ऑफ स्टेटर रोटेटिंग फील्ड। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ए नंबर बोल रहा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बी बोल रहा लेंज लॉ, सी बोल रहा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डी बोल रहा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 3-phase इंडक्शन मोटर में जो रोटर है रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। हम सभी को पता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है और उसी डायरेक्शन में हमारा रोटर भी रोटेट करता है। बस यही डिफरेंट होता है कि जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से लेस स्पीड में रोटेट करता है, नियर टू सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करता है। तो ये सभी चीज जो रोटर है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फ्लक्स। स्टेटर और रोटर फ्लक्स इज इक्वल टू, पहला बोल रहा है सिंक्रोनस स्पीड, बी बोल रहा है रोटर स्पीड, सी बोला 0, डी बोल रहा है ns माइनस nr। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है और रोटर में जो फील्ड होता है दोनों ही सेम होता है, दोनों ही सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है। तो रिलेटिव जो स्पीड होगा वो क्या होगा, ns माइनस ns, वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो स्टेटर जो है, स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ns स्पीड से रोटेट करेगा और रोटर में भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ns स्पीड से रोटेट करेगा। बस फर्क यह है कि स्टेटर जो रोटर है वो रोटेट करेगा नियर टू सिंक्रोनस स्पीड, लेकिन रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट करेगा सिंक्रोनस स्पीड पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड मिलेगा वो मिलेगा 0, क्योंकि दोनों ही सेम स्पीड से रोटेट कर, दोनों के फील्ड जो है सेम स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टेटर फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ इन द रोटर बार्स। पहला बोल रहा है रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड अबाउट स्टेटर, बी बोल रहा है कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, सी बोल रहा है मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन द लोड ऑन द मोटर, डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। तो स्टेटर फ्लक्स जो होता है इंड्यूस स्टेटर फ्लक्स के वजह से क्या होता है, रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो डिपेंड करता है लोड के मैग्नीट्यूड पे। जो इंड्यूस ईएमएफ है वो डिपेंड करता है लोड के मैग्नीट्यूड पे, मोटर के लोड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। तो यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।